जी, हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे तौर पर संविधान की आत्मा यानी उसकी प्रस्तावना पर बात करती है। ये कोई आम कानूनी पन्ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य लिखा है, हम भारत के लोग। जिसका सीधा सा मतलब है कि देश की असली शक्ति किसी एक राजा, व्यक्ति या संस्था में नहीं है। ये ताकत सीधे जनता के हाथों में है। और अगर हम 1950 के उस दौर की बात करें जब सदियों की गुलामी और राजशाही खत्म हुई थी, तो ये एक बेहद क्रांतिकारी विचार था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया ये संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वो एक ऐतिहासिक घटना थी। सही कहा, लेकिन इसकी शुरुआत तो 1946 में ही हो गई थी जब संविधान सभा का गठन हुआ था। उस समय सबसे बड़ी चुनौती इस विशाल देश की विविधता को एक सूत्र में बांधने की थी। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारी 8वीं अनुसूची में मिलता है। एकदम सही, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये सिर्फ भाषाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से मास्टर क्लास है कि कैसे एक नया लोकतंत्र अपनी अलग-अलग संस्कृतियों को साथ लेकर चलने का वादा करता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है। इस पूरी विविधता को चलाने के लिए जो संसदीय व्यवस्था बनी, उसमें 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का होना कितना जरूरी था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि देखिए, जानकारी बताती है कि लोकसभा में जनता के चुने हुए लोग जाते हैं, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है। और हाँ, इसकी पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बनी थी। जी। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जिसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। तो क्या ये 2 सदनों वाली व्यवस्था कानून बनने की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा नहीं कर देती? ऊपर से देखने में ऐसा लग सकता है कि चीजें धीमी हो रही हैं, पर असल में ये चेक्स एंड बैलेंसेस का एक शानदार तरीका है। संतुलन बनाए रखने के लिए बिल्कुल। लोकसभा सीधे जनता की आवाज है, जबकि राज्यसभा ये ध्यान रखती है कि किसी भी राज्य के हितों को अनदेखा ना किया जाए और कोई भी कानून जल्दबाजी में पास ना हो। समझ गई। और इस फेडरल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर भारत के राष्ट्रपति का पद होता है। सही। और आज हमारे संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद हैं। साथ ही नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो उन्हें किसी भी सरकारी मनमानी से बचाते हैं। पर अगर नागरिकों के पास ये मौलिक अधिकार है, तो आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने की ताकत राष्ट्रपति के पास क्यों रखी गई है? क्या ये लोकतंत्र के बेसिक आदर्शों के खिलाफ नहीं है? यहीं पर हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता दिखती है। उन्हें पता था कि युद्ध या बाहरी आक्रमण जैसे संकट के समय देश को एक बहुत मजबूत और तुरंत फैसला लेने वाले नेतृत्व की जरूरत होगी। आपातकाल उसी सुरक्षा कवच का हिस्सा है। और हमारी नींव कितनी मजबूत है, इसका पता इस बात से लगता है कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे विचारकों ने इन शक्तियों का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल किया। बिल्कुल, और भविष्य के लिए एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा सेट की। तो इसका मतलब ये है कि इतना मजबूत संविधान अचानक रातों रात नहीं बन गया। अगर हम इस वॉइस ओवर को थोड़ा इतिहास की स्लाइड पर शिफ्ट करें, तो साफ दिखता है कि इस सोच के पीछे सदियों का विकास है। हाँ, अगर हम प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को देखें तो एक बहुत लंबा सफर तय किया इस देश ने। जैसे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पोते सम्राट अशोक, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था, वहां से लेकर मुगलों के दौर तक, जिसमें बाबर ने नींव रखी थी और अकबर के दरबार में तानसेन जैसे नवरत्न थे। एकदम सही। और उसके बाद 1674 में शिवाजी द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। ये सब इस भूभाग पर घटित हो रहा था। अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो यह सिर्फ राजाओं और युद्धों की तारीखें नहीं हैं। इन सब ने मिलकर हमारी सांस्कृतिक पहचान को बनाया है। जैसे शाहजहां द्वारा बनवाया गया आगरा का ताजमहल, या फिर बौद्ध धर्म के गहरे दर्शन को दिखाती अजंता की गुफाएं, और माउंट आबू का वो खूबसूरत दिलवारा मंदिर। ये सब मिट्टी और पत्थर की इमारतें भर नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ अलग अलग धर्म, कलाएं और व्यापार हमेशा एक साथ फलते फूलते रहे। और इसी सांस्कृतिक ताकत को ब्रिटिश शासन ने कुचलने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में हमारे स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। ये हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का जो सफर रहा है, वो किसी महाकाव्य से कम नहीं। सच में 1857 का वो पहला स्वतंत्रता संग्राम, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने अंग्रेजी सत्ता को हिला दिया था। और उसके बाद 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का वो डरावना दिन।
उस एक घटना ने पूरे देश की चेतना को झकझोर कर रख दिया। हाँ, वहां से आजादी के आंदोलन का रुख ही बदल गया था। इसके बाद जो नेता सामने आए उन्होंने देश को एक नई दिशा दी, जैसे पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी, जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो जैसे बड़े जन आंदोलनों का नेतृत्व किया और दुनिया को अहिंसा का एक नया हथियार दिया। दूसरी तरफ भगत सिंह थे, जिन्होंने 1931 में हंसी खुशी फांसी को गले लगाया और युवाओं में एक इनकलाबी आग जलाई। साथ ही बाल गंगाधर तिलक का वो मशहूर नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन सब अलग अलग विचारधाराओं ने मिलकर ही उस आजाद भारत की जमीन तैयार की, जिसकी पहली शपथ 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली थी। सही। अब जब संविधान की नींव पड़ चुकी और इतिहास से पहचान मिल गई, तो सवाल आता है कि ये सब लागू कहाँ होगा? इसके लिए हमें अपने वॉइस ओवर की अगली स्लाइड पर जाना होगा, जो है भारत का भूगोल। एक बहुत ही विशाल और विविध भूगोल। अगर हम भारत के नक्शे की कल्पना करें तो उत्तर में गंगोत्री से निकलती देश की सबसे लंबी नदी गंगा दिखती है। पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा खड़ा है। पश्चिम में थार मरुस्थल की विशालता है और दक्षिण में अथाह हिंद महासागर। महानदी पर बना सबसे लंबा हीराकुड बांध भी इसी भूगोल को साधने का एक बड़ा प्रयास है। देखिए, भूगोल सिर्फ पहाड़ों और नदियों का नाम नहीं होता, यही किसी देश की नीतियां तय करता है। वो कैसे? जैसे राजस्थान को लीजिए। क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा थार मरुस्थल है, तो वहां पानी और खेती की नीतियां नदी घाटी वाले राज्यों से बिल्कुल अलग होंगी। समझ गई। और मध्य में फैला हुआ ढक्कन का पठार, जो अपने खनिज यानी मिनरल्स के लिए जाना जाता है। साथ ही इस देश की जो कुल सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है, जो कई अलग अलग देशों से लगती है। इतनी बड़ी सीमा को सुरक्षित रखना और आर्थिक रूप से एकजुट रखना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। और यहाँ पर हमारी अगली स्लाइड आती है इकोनॉमी, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी और ऐसे भूगोल को चलाने के लिए एक मजबूत आर्थिक इंजन तो चाहिए ही। बिल्कुल। और इस इंजन का कंट्रोल किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और ये हमारी मुद्रा यानी करेंसी जारी करता है। इसके अलावा शेयर बाजार को देखने के लिए सेबी जैसी संस्था है। शेयर बाजार एक बहुत तेजी से बदलता खेल है। अगर सेबी जैसा सख्त अंपायर वहां ना हो तो पूरी इकोनॉमी हिल सकती है। ये संस्था निवेशकों का पैसा सुरक्षित रखती है, जो किसी भी आधुनिक इकोनॉमी की निशानी है। अगर आरबीआई जैसी शक्तिशाली संस्था पहले से थी तो 1982 में खेती और ग्रामीण विकास के लिए अलग से नाबार्ड बनाने की क्या जरूरत थी? ये आमतौर पर पूछा जाने वाला सवाल है। असल में किसी बड़ी कंपनी को लोन देना और एक छोटे गांव के किसान को फसल के लिए कर्ज देना, ये दोनों बिल्कुल अलग तरह का अर्थशास्त्र है। दोनों की जरूरतें अलग हैं। सही। आरबीआई का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन खेती, जो भारत की आत्मा है, उसको एक माइक्रो लेवल फोकस चाहिए था। इसलिए नाबार्ड की स्थापना हुई। और शायद इसीलिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था भी की गई होगी। बिल्कुल, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव से किसान बर्बाद ना हो जाए। इस फोकस का ही नतीजा था कि एमएस स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिक के नेतृत्व में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जिससे देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। आज देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है और असम सबसे बड़ा चाय उत्पादक। हाँ, लेकिन एक दिलचस्प विरोधाभास भी है यहाँ। एक तरफ हमारी जड़ें खेती में हैं, पर आज जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान 50% से ज्यादा हो गया है। ये अपने आप में एक अद्भुत संतुलन है। और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सरकारें अलग-अलग योजनाएं चलाती हैं, ताकि विकास सिर्फ शहरों तक न सिमट जाए। हमारे सोर्स मटेरियल में इन सरकारी योजनाओं का लंबा जिक्र है, जैसे 2014 की जनधन योजना या 2019 में शुरू हुई पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम आवास योजना। रोजगार के लिए 2005 का MNREGA एक्ट है, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत और 2016 की उज्ज्वला योजना, जिसने गांव-गांव में गैस सिलेंडर पहुंचाया। साथ ही 2014 का स्वच्छ भारत मिशन। अगर हम बिना किसी राजनीति के इन योजनाओं का विश्लेषण करें तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या नजर आता है? इनका सबसे बड़ा लक्ष्य है इंक्लूजन यानी समावेशन। जनधन योजना सिर्फ बैंक अकाउंट खोलने तक सीमित नहीं थी, ये करोड़ों लोगों को पहली बार फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ने का अभियान था। और MNREGA और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं एक सोशल सेफ्टी नेट देती हैं,
जानकार मानते हैं कि शिक्षा, जैसे 2020 की नई शिक्षा नीति और स्वास्थ्य पर जो ये खर्च हो रहा है, ये भविष्य की ह्यूमन कैपिटल तैयार कर रहा है। हालांकि इनको बिना भ्रष्टाचार के लागू करना हमेशा से प्रशासन के लिए चुनौती रही है। ये जमीनी हकीकत तो है, लेकिन जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो एक अलग ही भारत दिखता है। विज्ञान और तकनीक में हमारा सफर वाकई शानदार रहा है। ये मेरी सबसे पसंदीदा स्लाइड है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 और फिर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उसकी सफल लैंडिंग। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। दक्षिणी ध्रुव रहस्यों से भरा है। वहां का तापमान और ऊबड़-खाबड़ सतह इसको बेहद मुश्किल बनाती है। तभी तो सारी दुनिया की स्पेस एजेंसीज वहां पहुंचने की कोशिश कर रही थी। हाँ, क्योंकि वहां बर्फ के रूप में पानी और आगे के मिशंस के लिए संसाधनों की उम्मीद है। भारत का वहां सबसे पहले पहुंचना विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा माइलस्टोन है, और ये अचानक नहीं हुआ। इसकी नींव तो 1975 में पड़ गई थी, जब भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्टा अंतरिक्ष में भेजा था। फिर कल्पना चावला, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी, वहां से लेकर आज के ISRO तक का सफर बहुत लंबा रहा है। और ये प्रोग्रेस सिर्फ स्पेस तक ही तो नहीं है ना। जो डिजिटल दुनिया आज हम देख रहे हैं, उसके पीछे सदियों का बेसिक साइंस है। जैसे प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, या माइकल फैराडे के समय से चला आ रहा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। यही वो बेसिक साइंस है जिस पर आज के सुपर कंप्यूटर्स टिके हैं। चार्ल्स बैबेज के उस पहले मैकेनिकल कंप्यूटर से लेकर आज के AI तक का सफर, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टेलीफोन से लेकर आज के 5G नेटवर्क तक, ये सब सोच के परे लगता है। और इसी तकनीकी ताकत के दम पर भारत आज ग्लोबल लेवल पर एक अलग भूमिका निभा रहा है। जैसे 2023 में नई दिल्ली में हुआ G20 शिखर सम्मेलन। उसका जो मंत्र था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये डिप्लोमेसी का एक नया तरीका था। और 2014 का मेक इन इंडिया अभियान भी तो इसी तकनीक को मैन्युफैक्चरिंग में बदलने का एक जरिया है। एकदम सही। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि 2023 में पहला डिजिटल संसद सत्र भी आयोजित हुआ। हाँ, जो ये साबित करता है कि 1950 में जो संविधान कागज पर लिखा गया था, उसने खुद को इस डिजिटल सदी के हिसाब से ढाल लिया है। साथ ही 2024 के पेरिस ओलंपिक्स जैसी ग्लोबल घटनाओं में भी भारत की मौजूदगी इस बदलाव का हिस्सा है। लेकिन एक मिनट, जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, तो याद रखना चाहिए कि ये परिवार एक बहुत ही नाजुक ग्रह पर रहता है। इसलिए अब थोड़ा और पीछे हटकर इसको पूरे ब्रह्मांड की स्लाइड से देखते हैं। हमारी पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है, जो सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसमें उसे 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। और सूर्य के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि वहां मुख्य गैस हाइड्रोजन है, जिसके फ्यूजन से बनी रोशनी को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। ब्रह्मांड के इस विशालता के बीच हमारी पृथ्वी अपने आप में एक चमत्कार है। विश्व के भूगोल को देखें तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा ओशन है, और लंबी नदियों में नाइल नदी का नाम आता है, जिसके किनारे कई सभ्यताएं बसीं। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इन सब देशों के बीच शांति और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ही न्यूयॉर्क में UNO और जिनेवा में WHO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन आज इन संस्थाओं और देशों के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो आपस की दुश्मनी नहीं है, बल्कि खुद हमारा पर्यावरण है। सही बात है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आज इंसानियत के लिए सबसे बड़ा संकट है। हमारी ओजोन लेयर, जो हमें सूर्य की घातक किरणों से बचाती है, उस पे खतरा मंडरा रहा है। समुद्र के नीचे आने वाले भूकंपों से सुनामी का डर बढ़ गया है, जो इशारा करता है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। इसी वजह से लोकल लेवल पर नमामि गंगे जैसे नदियों की सफाई की योजनाएं और ग्लोबल लेवल पर भारत का मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, आज वक्त की मांग बन गए हैं। और लोगों में इस मुद्दे पर चेतना जगाने के लिए ही 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय और वैश्विक चेतना होती है ना, यही हमें एक समाज के रूप में बांध कर रखती है, फिर चाहे वो पर्यावरण हो या फिर खेल का मैदान। खेल की स्लाइड, इसे कैसे भूल सकते हैं? अगर राष्ट्रीय खेल हॉकी की बात करें तो मेजर ध्यानचंद का वो जादू, जब 1928 के ओलंपिक में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। और क्रिकेट को देखिए, 1983 में कपिल देव और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में वर्ल्ड कप जीतना,
वो किसी त्योहार से कम थोड़ी था देश के लिए। सच में, जब कोई देश खेल या साहित्य में अच्छा करता है तो उसे सम्मान देना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए देश के अंदर सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाता है। और ग्लोबल लेवल पर देखें तो स्वीडन से मिलने वाले नोबेल पुरस्कार की सबसे ज्यादा अहमियत है। हमारे पहले भारतीय नोबेल विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर थे, जिन्होंने अपने साहित्य से भारतीय दर्शन को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। चलिए, पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद अब हम अपने विश्लेषण की आखिरी स्लाइड पर आते हैं। इसको एक केस स्टडी की तरह देखते हैं। ठीक है। अगर हम इस देश की पूरी विविधता और प्रशासन को सिर्फ एक राज्य के लेवल पर समझना चाहें तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण सबसे सटीक बैठता है। एकदम सटीक। यूपी को देखना लगभग एक मिनी इंडिया को समझने जैसा है। 24 जनवरी 1950 को जब इसका गठन हुआ, जिसका पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, तब से ये पॉलिटिक्स और कल्चर का सेंटर रहा है। इसके विशालता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि यहाँ विधानसभा की 403 सीटें हैं और इस पूरे राज्य को 18 मंडलों में बांटा गया है। आबादी और साइज में तो ये दुनिया के कई देशों से भी बड़ा है। क्षेत्रफल में लखीमपुर खेरी इसका सबसे बड़ा जिला है और हापुड़ सबसे छोटा। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इसको चलाना प्रशासन के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। और इसका सांस्कृतिक वजन भी उतना ही ज्यादा है। इसके प्रतीक ही देख लीजिए। राजकीय पक्षी सारस, पशु बारासिंघा, फूल पलाश और पेड़ अशोक का है। और इसके शहरों की कहानियां, अयोध्या जहां राम जन्मभूमि की पुरानी आस्था है, आगरा जहां ताजमहल का मुगलकालीन आकर्षण है, और प्रयागराज जहां हर 12 साल में दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी जमावड़ा यानी कुंभ मेला लगता है। यूपी सच में देश के इतिहास, आस्था और आज की हकीकत का एक जीता जागता म्यूजियम है। जिस चर्चा को हमने शुरू किया था, उसकी सारी परतें इस एक राज्य में दिख जाती हैं। वाकई, इन 14 अलग-अलग विषयों की स्लाइड्स और उनके इस मस्त वॉइस ओवर को समेटते हुए यही लगता है कि ये जनरल नॉलेज सिर्फ कुछ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं था। बिल्कुल नहीं। संविधान की प्रस्तावना से लेकर यूपी के कुंभ मेले तक और जलियांवाला बाग से लेकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग तक, इन सब ने मिलकर एक पूरी कहानी बनाई है कि कैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, साइंस और भूगोल आपस में जुड़े हुए हैं। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल घूम रहा है। कैसा सवाल? आज हमने पुराने इतिहास से लेकर आज के डिजिटल संसद और अंतरिक्ष विज्ञान तक बात की, पर आज जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है, एआई इंसानी दिमाग को चुनौती दे रहा है और हम लोग स्पेस कॉलोनाइजेशन यानी दूसरे ग्रहों पर बसने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये सब तो चल रहा है। तो सोचिए, आज से 50 साल बाद जब लोग इसी तरह देश या दुनिया के जनरल नॉलेज पर ऐसी ही किसी गाइड पर चर्चा कर रहे होंगे, तो क्या उस वक्त भी हमारा मेन फोकस यही पुरानी भूगोलिक सीमाएं और पुराना इतिहास होगा, या फिर तब जनरल नॉलेज पूरी तरह से एआई और अंतरिक्ष की खोजों पर आधारित हो जाएगा? क्या बात है! ये सच में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये एक ऐसी दिशा है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। यही तो आगे का भविष्य तय करेगा। सही का। तो हमारे सुनने वालों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी इस बारे में सोचिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण यानी इस डीप डाइव में हमारे साथ इस ज्ञान के सफर पे चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि स्लाइड्स और उसके वॉइस ओवर का ये तरीका सबको पसंद आया होगा। बिल्कुल, अपनी ये उत्सुकता और चीजों को आपस में जोड़कर देखने का ये नजरिया हमेशा बनाए रखें। हम अगली डीप डाइव में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ फिर से वापस आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, नए सवाल पूछते रहिए।